Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about amortized analysis. So let's begin. Now let's understand what do we mean by amortized analysis. Amortized analysis का क्या मतलब होता है कि let's say अगर हमें कुछ sequence of operations perform करने हैं, right? उन sequence of operations को perform करने में कुछ operations हमारे पास उसमें ऐसे हैं जो हमारे fast execute हो रहे हैं और कुछ ऑपरेशंस उसमें से ऐसे हैं जो स्लो एग्जीक्यूट हो रहे हैं. सो बेसिकली इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का जो टाइम है उसको हम एवरेज कर देंगे, देन दैट इज व्हाट वी से एज अमोर्टाइज्ड टाइम. सो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास हमने कोई एल्गोरिथम रन करी, राइट, हमारे पास कोई एल्गोरिथम है ए. इस एल्गोरिथम ए में एक ऑपरेशन ऐसा है जो वर्स्ट केस में टाइम ले रहा है, लेट्स से एज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट. अब बाकी के जो जितने ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हमें या तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम लग रहा है. ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जो है वो नेचुरली ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ एन से भी एंड ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से भी. ठीक है, पर जब हम इस एल्गोरिथम ए का ओवरऑल टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जो डोमिनेंट वाला फैक्टर होता है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओवरऑल एल्गोरिथम की. तो अगर इस एल्गोरिथम ए में एक ऑपरेशन ऐसा है जो एन स्क्वायर टाइम ले रहा है और बाकी ऑपरेशंस अगर एन टाइम या एन लॉग एन टाइम भी ले रहे हो तो भी हम कहेंगे कि जो ओवरऑल रनिंग टाइम है इस एल्गोरिथम ए का वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम, राइट. तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन की बैड परफॉर्मेंस की वजह से जो ओवरऑल ऑपरेशंस हैं उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रुइन हो रही है, राइट. तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या कहता है कि हम अगर इस टाइम को एवरेज कर दें तो पर ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो एवरेज कॉस्ट होगी पर ऑपरेशन वो लेस होगी कंपेयर टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, भले ही उनमें कोई एक ऑपरेशन ऐसा भी हो जो हमारा एक्सपेंसिव हो, राइट. इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से हम कोई केक बेक कर रहे हैं, ठीक है. अब केक बेक करने में हमारे पास दो टास्क होते हैं. पहला टास्क होता है उसका बैटर बनाना और दूसरा टास्क होता है उसको ओवन में बेक करना. ठीक है, अब बैटर बनाना जो है वो हमारा कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है, राइट. और जो हमारा बेकिंग का टाइम होता है वो जनरली स्लो प्रोसेस होता है अगर हम ये कंसिडर करें कि एक टाइम पे हमारा एक ही केक बेक हो रहा है. ठीक है, अगर इस केक बेकिंग के टास्क को मुझे ओवरऑल कैटेगराइज करना है कि ये स्लो टास्क है, मीडियम टास्क है या फास्ट टास्क है, तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि केक बेकिंग के टास्क में एक तो हमारा फास्ट टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, एक हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है, तो जो ओवरऑल टाइम क्या होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा. तो भी से कि ओवरऑल ये जो हमारा टास्क है ये मीडियम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें कि हम इंस्टेड ऑफ 1 केक हम 100 केक्स को बेक कर रहे हैं. अब 100 केक्स को अगर मुझे बेक करना है तो मेरे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड क्या कहता है कि या तो आप सीक्वेंशियली चलो, पहले आपने एक केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, देन दूसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, देन तीसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया. या फिर आप इन 100 केक्स का बैटर तो इकट्ठा बना लो और देन एक एक करके बेक करो, क्योंकि लिमिटेशन क्या है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही केक को बेक कर सकते हैं. तो बैटर तो आपने 100 केक्स का इकट्ठा बना लिया बट बेक करा उनको एक के बाद एक. तो इन दोनों ही मेथड्स को अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो इन दोनों मेथड्स में से कौन सा हमारा स्लो होगा, कौन सा मीडियम रिजल्ट देगा और कौन सा फास्ट रिजल्ट देगा. तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस इसमें क्या कहता है कि अगर आप पहला वाला मेथड कर रहे हो, चाहे आप पहला वाला मेथड करो या आप दूसरा मेथड करो, दोनों ही केसेस में आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो मीडियम होगा. क्यों, अगर हम पहला वाला मेथड देखें, पहले वाले मेथड में क्या हो रहा है, हम एक के बाद एक करते जा रहे हैं. पहले हमने एक केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, दूसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया. सो बेसिकली हमारे 100 फास्ट टास्क हो रहे हैं और उसके बाद 100 स्लो टास्क हो रहे हैं. ठीक है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है हमारे केक बेकिंग का वो क्या रिजल्ट आ रहा है, मीडियम आ रहा है. और अगर हम दूसरा वाला केस से देखें, हमने 100 केक्स का बैटर तो बना लिया तो हम कह सकते हैं हमने एक तो फास्ट बना लिया, बट जो हमारे केक बेकिंग का टास्क है वो तो 100 स्लो के टास्क ही रहे. पहले एक केक बेक होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, सीक्वेंशियली अप टू 100.
सो जो ओवरऑल रिजल्ट है, भले ही आपने एक केक को तो फास्ट बेक कर लिया बट उसको प्रिसीड कर रहे हैं ये 100 स्लो टास्क, तो इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल टाइम है वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशंस है, उन n ऑपरेशंस में से कुछ ऑपरेशंस आपके फास्ट हैं और कुछ ऑपरेशंस आपके स्लो हैं, और क्योंकि उन स्लो ऑपरेशंस की वजह से आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की जो है वो रुइन हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दैट हम उन सारे ऑपरेशंस का एवरेज ले लें, तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी वो लेस होगी कंपेयर टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर एल्गोरिथम। Now let's see. So this is what we mean by amortized analysis. And in an amortized analysis, we average the time required to perform a sequence of data structure operations over all the operations performed. So basically with amortized analysis, हम find करेंगे that if we average the cost of all the operations, the average cost of an operation is small, even though the single operation within the sequence might be very expensive. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में एवरेज ही निकाल रहे हैं, तो एवरेज केस निकालने में और अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, राइट? तो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में देखा है, हमने एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते वक्त उसका बेस्ट केस भी देखा है, वर्स्ट भी देखा है एंड एवरेज भी देखा है। बट एवरेज केस में जनरली क्या होता है, हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि जो भी हमारा इनपुट है उस पर या तो कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, या हम लेके चलते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उन सबके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। सो बेसिकली एवरेज केस में इन मोस्ट ऑफ द केसेस एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्वॉल्व और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्वॉल्व। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने क्विक सॉर्ट में भी देखा है, क्विक सॉर्ट का जब हम एवरेज केस निकाल लेते तो हमने क्या देखा था कि या तो हमारी जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम है वो हमारे डेटा को 1:9 के रेशियो में डिवाइड कर दे या 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर दे, राइट? उसमें भी हमने ये कंसिडर किया था कि जो हमारा डेटा है उन सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन हमारा जो स्प्लिट है वो इस तरीके से हो रहा है कि चाहे हम 1:9 के रेशियो में डिवाइड करें या हम 1:3 के रेशियो में डिवाइड करें या फिर हम 0 से n-1 के रेशियो में डिवाइड करें या 1 to n-2 के रेशियो में डिवाइड करें। इन ऑल दीज केसेस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ दीज केसेस आर इक्वली लाइकली। क्योंकि हम ये इक्वली लाइकली वाला केस लेके चल रहे थे, दैट इज वाई जो हमारी एवरेज एनालिसिस है क्विक सॉर्ट का वो इक्विवेलेंट आया विद द बेस्ट केस। अदरवाइज क्विक सॉर्ट का एवरेज केस अगर हम निकालते so that would have been more complex compared to the worst case also. So that is why average case analysis in most of the cases consider that any kind of probability distribution is involved on the input. Whereas amortized analysis में हम सिर्फ sequence of operations देखते हैं, we don't consider any kind of probability distribution. क्योंकि हम कोई probability distribution या किसी भी kind का distribution amortized analysis के केस में नहीं लेके चलते, that is why it is more fast and gives us a better result compared to the average case, जिसमें इस distribution को involve करने की वजह से हमारा जो overall time है वो ज्यादा आ सकता है more than the worst case also. So that is why average case analysis is more complex and time consuming than the worst case analysis, as it requires the knowledge of the input distribution and often the calculations are more complex. Now there are three ways in which we can do the amortized analysis. One is the aggregate analysis, second is using the accounting method, and the third is using the potential method. So let's see the aggregate analysis first. Now aggregate analysis says कि अगर हम कुछ sequence of n operations कर रहे हैं और उन sequence of n operations को करने में जो हमें worst case में time लग रहा है order of n, Tn basically denotes order of n time. So worst case में जो हमारी average cost होगी या फिर हम कहते हैं amortized cost. So basically aggregate analysis के केस में हमारी average cost कह लो या amortized cost कह लो, that is one and the same thing. Average में हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें n units हैं, इनकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, हम ले लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, यही हमें एवरेज दे देगा। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में जो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगी पर ऑपरेशन, दैट इज
कितना हमें टोटल टाइम लग रहा है अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो एग्रीगेट एनालिसिस को प्रूव करने के लिए हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। वन इज यूजिंग द स्टैक एंड वन इज यूजिंग द इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर। So let's see the stack operation first. Now stack operations में हमने अब तक दो operations पढ़े हैं, which is the push operation and the pop operation. Push क्या होता है? stack पे element को push करने के लिए, and pop किस लिए होता है? stack से element को remove करने के लिए। तो अगर हमारे पास कोई stack S है, उस पे हम किसी element को push कर रहे हैं, and pop क्या करेगा? जो हमारा top most element होगा stack का, उसे remove कर देगा। So basically पुश ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लगता है हमें? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, हमें सिर्फ एलिमेंट को पुश ही करना है स्टैक पे। एंड पॉप को करने में भी हमें कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, व्हिच इज कांस्टेंट टाइम, सिर्फ हमें एलिमेंट को रिमूव करना है फ्रॉम द स्टैक। नाउ अगर हम n पुश ऑपरेशंस करें और अगर हम n पॉप ऑपरेशंस करें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ n पुश एंड n पॉप ऑपरेशंस क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। एक को करने में हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, तो n ऑपरेशंस को करने में हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा। सेम फॉर दी पॉप ऑपरेशन। सो n पुश और n पॉप ऑपरेशंस को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर ऑफ n कह लो, या फिर हम कहते हैं थीटा n, आइदर ऑर्डर ऑफ n और वी कैन ऑल्सो से थीटा n। थीटा बेसिकली एवरेज को डिनोट करता है, तो ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं कि हमें या तो ऑर्डर n टाइम लगेगा या फिर थीटा n टाइम लगेगा। लेट्स टेक दिस एज 1। नाउ इन स्टैक ऑपरेशंस में हम एक और ऑपरेशन कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से मल्टीपॉप। मल्टीपॉप का क्या होता है? पॉप क्या करता है? सिर्फ एक एलिमेंट को एक बार में रिमूव करेगा फ्रॉम द स्टैक। मल्टीपॉप क्या करेगा? मल्टीपल एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता है फ्रॉम द स्टैक एट वंस। तो डिपेंडिंग कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसे पास कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमारे रिमूव कर देगा फ्रॉम द स्टैक। सो बेसिकली अगर हमने दिया मल्टीपॉप एस के, तो बेसिकली क्या करेगा? रिमूव के ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक विच इज एस। सो मल्टीपॉप क्या करेगा? इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये की ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर ले फ्रॉम द स्टैक। लेट्स से हमारे स्टैक में इनिशियली 10 एलिमेंट्स थे और उसमें से इसने 5 एलिमेंट्स को हमने कहा कि पॉप कर दो। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर हमारे स्टैक में हुई 5 एलिमेंट्स और हम उसे कहें 6 एलिमेंट्स को मल्टी पॉप करना है हमें, तो उस केस में क्या होगा? जो इंटायर स्टैक होगा वही हमारा एम्प्टी हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सो या तो रिमूव के ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक, और second option is popping the entire stack, if stack contains fewer than k objects, right? So अगर हम मल्टीपॉप का एक सूडो कोड लिखे या एल्गोरिथम लिखे, सो मल्टीपॉप में क्या हो रहा है? Multipop from stack S, k objects from the stack. So while S is not empty, जब तक stack empty नहीं हो जाता, and जो k की वैल्यू है, जितने एलिमेंट्स हम पॉप करना चाहते हैं from the stack, that is greater than 0, तब तक हमें क्या करना है? हमें पॉप करते जाना है from the stack, and हर एक पॉप के बाद हम k की वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे बाय 1, ताकि स्टैक पॉइंटर उस एलिमेंट पे आके पोजीशन हो जाए जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। सो दिस इज हाउ मल्टीपॉप वर्क्स, राइट? सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये स्टैक गिवन है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 50, 20, 30, 10 एंड 5, ठीक है? ये हमारा स्टैक गिवन है एज S। अब अगर मैंने दिया मल्टीपॉप, हमारे स्टैक का साइज कितना है? हमारा स्टैक का साइज है 5, और लेट्स से हम 3 एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है? सो S यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं स्टैक का साइज क्या है? स्टैक का साइज है 5, और K डिनोट कर रहे हैं कितने एलिमेंट्स हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है?
सो k इज इक्विवेलेंट टू 3 ओवर हियर। सो जब हमने दिया मल्टी पॉप 5, 3 तो क्या होगा, 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे स्टैक से पॉप हो जाएंगे। तो जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या बचेगा, 50 एंड 20। सो बेसिकली सबसे पहले स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था इस एलिमेंट को, k की वैल्यू थी, k की वैल्यू है 3। सो हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर लिया फ्रॉम द स्टैक। देन स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसको, k की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई, k की वैल्यू अब हो गई 2। वी आर रिमूविंग दिस एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। नाउ k की वैल्यू इज 1, वी आर रिमूविंग दिस एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, k goes to 0 while condition is unsatisfied, so we exit. So basically multi pop इस केस में कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब एक दूसरा केस देखते हैं। सपोज अब हमारे स्टैक में 2 एलिमेंट्स बचे हैं, 50 एंड 20। नाउ इफ आई गिव मल्टी पॉप, स्टैक पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। नाउ इफ आई गिव द वैल्यू ऑफ k एज 3, सो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द स्टैक वो सारे ही रिमूव हो जाएंगे। व्हाई, क्योंकि जो स्टैक का जो साइज है वो लेस है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी वांट टू पॉप। सो बेसिकली जो एंटायर एलिमेंट्स है फ्रॉम द स्टैक दैट विल बी पॉप्ड आउट। इस केस में मल्टी पॉप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, इस केस में मल्टी पॉप एग्जीक्यूट हुआ 2 टाइम्स। सो कैन वी से, जब स्टैक में एलिमेंट्स थे हमारे 5 और हमें 3 एलिमेंट्स को पॉप करना था, तो मल्टी पॉप इस केस में कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 टाइम्स। सो बेसिकली मिन ऑफ दीज 2 वैल्यूज। और जब हमारे स्टैक पे एलिमेंट्स थे 2 और हमें 3 एलिमेंट्स को पॉप करना था, इस केस में मल्टी पॉप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, विच इज मिन ऑफ दीज 2 वैल्यूज। सो कैन वी से द टोटल कॉस्ट of multi-pop is therefore min of s and k, जहां पे s डिनोट कर रहा है कि करेंटली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द स्टैक और k डिनोट कर रहा है कितने एलिमेंट्स को हमें पॉप करना है फ्रॉम द स्टैक। सो द min of these 2 values will be the cost of execution of multi-pop operation. सो इसको अगर हम समराइज करें, कैन वी से, अगर स्टैक का साइज 5 था एंड हमें k एलिमेंट्स को पॉप करना है, दैट इज 3, देन min ऑफ दीज 2 वैल्यूज इज द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टी पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स। और इस केस में द min ऑफ दीज 2 वैल्यूज इज 2 और 2 टाइम्स मल्टी पॉप ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। नाउ लेट अस एनालाइज कि हमें अगर n पुश ऑपरेशंस करने हैं, n पॉप ऑपरेशंस करने हैं और n मल्टी पॉप ऑपरेशंस करने हैं ऑन एन इनिशियली एम्प्टी स्टैक, तो हमें कितना टाइम लगेगा। Now let us consider, अगर हमारे स्टैक पे एटमोस्ट n एलिमेंट्स हैं, हमारे स्टैक पे एटमोस्ट n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वर्स्ट केस टाइम ऑफ मल्टी पॉप ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ n। अगर हमने n एलिमेंट्स हमारे स्टैक पे हैं करेंटली और हमने एग्जीक्यूट करना है मल्टी पॉप ऑपरेशन, तो n एलिमेंट्स हमारे स्टैक पे और सपोज हम k एलिमेंट्स को पॉप करना चाह रहे हैं फ्रॉम द स्टैक, अगर n की जो वैल्यू है वो लेस है दैन द k, ठीक है, इक्वल भी नहीं लेते, सपोज लेस ही लेते हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू सपोज है 1000, लेट्स से 1000 एलिमेंट्स है करेंटली ऑन द स्टैक, और अगर हमें पॉप करने हैं लेट्स से 1100 एलिमेंट्स, ठीक है, n इज लेस दैन k। सो इस केस में मल्टी पॉप को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, min ऑफ n and k is n, so multi pop takes order of n time, right? So can we say from this कि the worst case cost of multi pop is order of n, right? और पीछे हमने एक और रिजल्ट देखा था कि जब हम पुश एंड पॉप ऑपरेशंस कर रहे हैं
तो सिंगल पुश एंड पॉप के लिए हमें लग रहा है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। यही अगर हम n पुश एंड n पॉप ऑपरेशंस करते हैं सो ऑन एन एवरेज हमें कितना टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ n। सो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। पहला वर्स्ट केस कॉस्ट ऑफ मल्टी पॉप इज ऑर्डर ऑफ n, और पहला रिजल्ट क्या आया था कि पुश एंड पॉप के लिए तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑपरेशंस है, पुश, पॉप एंड मल्टी पॉप। ठीक है, सिंगल पुश एंड पॉप करा तो इनमें लगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, n पुश एंड पॉप करे तो इनमें लगा ऑर्डर ऑफ n टाइम। नाउ कैन वी से हाइपोथेटिकली कि अगर हमारे पास स्टैक में n एलिमेंट्स ही थे, तो हमने अभी देखा कि सपोज हमारे स्टैक में n एलिमेंट्स है और हमने मल्टीपॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करा, प्रोवाइडेड कि जब हमने मल्टीपॉप करा इफ द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन k देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट। सो एक मल्टीपॉप ऑपरेशन को करने में अगर हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है, सो हाइपोथेटिकली n सच मल्टीपॉप ऑपरेशंस को करने में हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास स्टैक पे n एलिमेंट्स ही थे, सो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एक मल्टीपॉप को करने में हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा। n सच मल्टीपॉप को करते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगेगा, बट दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। सो नाउ यूजिंग एग्रीगेट एनालिसिस देखते हैं कि हमें ओवरऑल या अमोर्टाइज टाइम कितना लगेगा इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने। सो नाउ एनी सीक्वेंस ऑफ n push operations or pop operations or multi-pop operations on an initially empty stack cannot take more than order of n amount of time. Now how can we say this? Now अगर हमारा initially empty stack है और उस पे मैंने कुछ n push operations करे, ठीक है, सो हम जब एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैक, हम कितनी बार उसे पॉप कर सकते हैं? एक एलिमेंट को मैक्सिमम 1 अमाउंट ऑफ टाइम ही, एक एलिमेंट को हम मैक्सिमम एक बार ही पॉप कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमने n पुश ऑपरेशंस करे हैं, तो चाहे हम इंडिविजुअली पॉप करें एलिमेंट को या फिर हम पॉप करें फ्रॉम दी मल्टी पॉप ऑपरेशन, दोनों ही केस में अगर n पुश ऑपरेशंस है तो मैक्सिमम n एलिमेंट्स ही पॉप हो सकते हैं फ्रॉम द स्टैक। सो वर्स्ट केस में चाहे पुश ऑपरेशन हो, चाहे पॉप ऑपरेशन हो या चाहे मल्टी पॉप ऑपरेशन हो, हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा, बिकॉज इफ n एलिमेंट्स आर ऑन द स्टैक देन इट वी कैन ओनली पॉप n एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। नाउ एग्रीगेट एनालिसिस में हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम या वर्स्ट केस अमाउंट ऑफ टाइम और द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर ऑपरेशन क्या होगी? जितनी कॉस्ट है हमारी ओवरऑल ऑपरेशंस की डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज tn अपॉन n। सो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या है ऑपरेशंस की? ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ टाइम, चाहे पुश के केस में हो, चाहे पॉप के केस में हो, चाहे मल्टी पॉप के केस में हो। अगर n पुश ऑपरेशंस करें, n पॉप ऑपरेशंस करें या मल्टी पॉप ऑपरेशंस करें, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट क्या हो गई हमारी? ऑर्डर ऑफ 1। सो दिस इज द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर ऑपरेशन इन केस ऑफ stack. So this was all about the aggregate analysis. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.